आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रांजिस्टर जो है दोलित्र के रूप में कैसे कार्य करता है, दोलित्र क्या होता है और ट्रांजिस्टर जो है स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में रहिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोलित्र क्या होता है इसे समझना है थोड़ा। दोलित्र तो शुरुआत किया जाए। दोलित्र को आज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग डालेंगे ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में, ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। चलो भाई दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलो दिखाई पड़ेगा। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में इसकी चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले समझेंगे दोलित्र होता क्या है। तो लिखिएगा दोलित्र एक ऐसी युक्ति होती है, दोलित्र एक ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा के दुर्बल सिग्नल को, जो दिष्ट धारा के दुर्बल सिग्नल को इच्छित आवृत्ति का निर्गत, इच्छित दुर्बल सिग्नल से इच्छित आवृत्ति का निर्गत सिग्नल एसी उत्पन्न करे या निर्गत सिग्नल एसी उत्पन्न करे। हाँ ठीक है, लिखेंगे, लिखवाई देते हैं। दोलित्र एक ऐसी युक्ति है, दोलित्र एक ऐसी युक्ति है, दोलित्र एक ऐसी युक्ति है जो बाह्य दिष्ट धारा की, जो बाह्य दिष्ट धारा की सिग्नल को निर्गत, सिग्नल को इच्छित सिग्नल से इच्छित आवृत्ति का निर्गत सिग्नल, ब्रैकेट में लिख लेना एसी यानी अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करता है। मतलब यह एक ऐसी युक्ति है, यह जो है एक ऐसी युक्ति है जो डीसी करंट को एसी करंट में इच्छित आवृत्ति के अनुसार जैसा हम चाहेंगे उस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो समझिएगा। तो इसमें पहले 2 पॉइंट और लिखेंगे। 2 पॉइंट क्या लिखेंगे भैया? दोलित्र में पहला पॉइंट, दोलित्र में आवृत्ति एवं तरंग का
आवृत्ति एवं तरंग का रूप तथा निर्गत परिमाण परिपथ के द्वारा निर्गत परिमाण परिपथ के द्वारा निर्गत होता है। अभी आपको ये बताएंगे निर्गत होता है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और लिख लेंगे, ये पॉइंट भी रहेगा आपके लिए, पूछा भी जाता है। दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है। भैया जो आपका दोलित्र है उसे हम लोग आवर्धक भी मान सकते हैं। दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है, दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है जो स्वयं ही एक निवेशी सिग्नल उत्पन्न करता है, जो स्वयं ही एक निवेशी सिग्नल उत्पन्न करता है। सिग्नल उत्पन्न करता है, जो स्वयं ही एक निवेशी सिग्नल उत्पन्न करता है। इसे समझेंगे, दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है जो स्वयं ही एक निवेशी सिग्नल उत्पन्न करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट हम आपको समझाएंगे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाएंगे। तो ये ट्रांजिस्टर होता कैसे है, ट्रांजिस्टर दोलित्र के बाद कैसे कार्य करता है, तो इसमें बहुत से भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, इन्हीं की हमको चर्चा करनी है। देखिएगा, पहला भाग इसमें ये होता है, एक ये प्रवर्धक लगा होता है, ये इसे हम लोग कहते हैं प्रवर्धक। इस प्रकार ये प्रवर्धक लगा होता है, ये क्या करता है, बढ़ाता है। और फिर इसके बाद एक हम कटआउट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्रोत भी ले लेते हैं, इधर से स्रोत लगा होता है, यहाँ स्रोत, दिष्ट स्रोत, दिष्ट धारा स्रोत, इधर जो होता है दिष्ट धारा स्रोत भी होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें जोड़ते हैं, एक कटआउट ये देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। अच्छा, ये इधर से जो है आवृत्ति, पहले इधर समझ लीजिएगा, इधर से आवृत्ति मान लेते हैं, जो हम चाहते हैं वैसी निकल रही है तरंग। ये थोड़ा इस तरीके से समझना। ठीक है, हम जितनी चाह रहे हैं, इधर हमें मान लेते हैं इतनी आवृत्ति की तरंग मिल रही है, यहां से तरंग मिलेगी, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसी को हम, इसमें दिक्कत है, वापस इधर से कुछ देते हैं भाई, कुछ धारा इधर वापस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आवृत्ति होती है, मतलब जो डीसी को एसी में चेंज करता है, तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया इसमें ऐसे से पहले तो आयाम ज्यादा होंगे, पहले तो आयाम ज्यादा होते हैं, फिर धीरे 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 क्या होते हैं, कम होते रहते हैं। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब बिल्कुल ही आयाम दोलन होना बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब दोलन होना बंद हो जाते हैं, तो इस स्थिति में धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है। तो इसके लिए, इस प्रवाह को बनाए रखने के, क्योंकि भाई आयाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जब आयाम कम हो जाते हैं तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, होता ही नहीं है। तो इस स्थिति में आयामों को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी से कुछ धारा को लेकर के पुनः इधर से भेजते हैं, जिससे आयाम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, जिससे आयाम जो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, और हमें जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। जितनी हम चाहते हैं, जिस आवृत्ति की चाहते हैं, उस आवृत्ति की हम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से धारा का मान बढ़ा दीजिएगा, जैसी हमें चाहिए होगी उस प्रकार वैसी धारा मिल जाएगी। अब भैया इसका हम करेक्शन किस प्रकार करते हैं, देखिएगा।
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। चलो देखते हैं भैया, इसमें जो है यहाँ से एक कटआउट लेते हैं ये, और इससे जो जो आपको बता दें, ये पुनर्भरण टैंक होता है, इसे हम लोग कहते हैं पुनर्भरण टैंक। यहाँ पे बना दें ऐसे, ठीक है। इसी हम लोग कहेंगे पुनर्भरण टैंक। पुनर्भरण परिपथ कह देते हैं, टैंक कहना गलत है, पुनर्भरण परिपथ। और इसमें क्या करते हैं हम, ये अपना जो उधर से कनेक्शन लिया तो भाई यहाँ से हमें देनी पड़ेगी इधर, इस प्रकार हम उससे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे जोड़ते हैं, ये पूरा सिस्टम होता है इसमें। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, नहीं दिखाई पड़ रहा है थोड़ा, हाँ दिखाई पड़ेगा। चलो ये देखिए, यहाँ से मान लेते हैं ये दृष्ट धारा स्रोत है, यहाँ से हम जो दृष्ट धारा स्रोत हमारा ये है, मान लिया ये, और यहाँ से हम धारा दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यहीं से। तो इसमें जारी और प्रवर्धक क्या करता है, धारा को एसी में चेंज करता है, जैसी धारा में चाहिए होती एसी में चेंज कर देता है इसको, और एसी में चेंज करता है। परंतु कुछ समस्या ये होती है, इसमें एसी जो चेंज होती है उसके आयाम तो पहले ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे आयाम क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। तो इस कारण हमें यहाँ से आयामों को बनाए रखने के लिए, आयामों को बनाए रखने के लिए उस धारा यहाँ से हमें देनी पड़ती है, तो वो हम धारा यहाँ से देते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये कार्य विधि हम समझेंगे, ये कार्य विधि हम समझेंगे कैसे कैसे चेंज होती है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ट्रांजिस्टर दोलित्र की भांति, या ट्रांजिस्टर में जो है ट्रांजिस्टर दोलित्र की भांति, दोलित्र की भांति कार्य करने के लिए इसके निम्न भाग होते हैं। दोलित्र के रूप में कार्य करने के लिए इसके निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, नंबर 1 टैंक परिपथ लिखेंगे, नंबर 1 आप लोग लिखेंगे टैंक परिपथ, हेडिंग डालेंगे टैंक परिपथ। अभी हम संरचना में लिखवा रहे हैं, ये आपको संरचना में लिखना है। टैंक परिपथ में क्या लिखेंगे, दो जो है लिखिएगा, यह प्रेरण कुंडली तथा परिवर्ती यह इसमें प्रेरण कुंडली इसमें प्रेरण कुंडली तथा परिवर्ती धारिता सी, परिवर्ती धारिता सी वाला एक संधारित्र वह ट्रांजिस्टर व संग्राहक से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ट्रांजिस्टर व संग्राहक से इसे क्या करते हैं भैया, हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ट्रांजिस्टर संग्राहक, ट्रांजिस्टर के संग्राहक से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। संग्राहक से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अच्छा, अब एक इसमें देखिए हमने क्या होता है, ये प्रवर्धक होता है, इसमें प्रेरण कुंडली, हमारी बात समझिएगा,
टैंक परिपथ में क्या लिखना है, इसमें क्या होता है, एक प्रेरण कुंडलियां होती हैं। प्रेरण कुंडलियां आपको पहले डालनी है हेडिंग, इसके निम्न भाग होते हैं और निम्न भाग में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है टैंक परिपथ, और उसमें आपको क्या लिखना है, इसमें निम्न भाग निम्न भाग नहीं, इसमें प्रेरण कुंडलियां होती हैं तथा एक संधारित्र जो कि ट्रांजिस्टर के संग्राहक से क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ट्रांजिस्टर के संग्राहक से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है भैया। अभी आपको इसमें यहाँ पर जो होता है उसकी जो सिस्टम बता रहे हैं कैसे कैसे होता है, और आगे इसमें भी कुछ कुंडलियां लगी होती है, ये भी बढ़ाता है भाई। इतना आप लिखिएगा, फिर आगे हम बताते हैं। फिर आगे हम लोग डालेंगे, आगे एक हेडिंग और डालिएगा। अच्छा, ये आपका हो गया टैंक परिपथ। यहाँ पर जो होता है टैंक होता है, इसे टैंक को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, ये टैंक इस प्रकार का होता है, मान लीजिए ये हमारा टैंक है, टैंक। ठीक है, अब देखिएगा अगली हेडिंग में डालेंगे प्रवर्धक। क्या होता है प्रवर्धक? प्रवर्धक में क्या लिखेंगे, यह बैटरी से प्राप्त डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। यह बैटरी से प्राप्त एसी को डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। एसी में परिवर्तित करता है। और अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे। अच्छा चलो, आगे लिखेंगे, आवर्धक दोलित्र की क्षमता बढ़ा देता है। आवर्धक या प्रवर्धक दोलित्र की क्षमता बढ़ा देता है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, एक पुनर्भरण। पुनर्भरण परिपथ हेडिंग डालेंगे आप लोग, पुनर्भरण परिपथ। यह लिखिएगा, यह परिपथ से निर्गत ऊर्जा को लिख लीजिएगा। यह परिपथ से निर्गत ऊर्जा का पुनः एक भाग टैंक परिपथ में भेज देता है। टैंक परिपथ में क्या करता है, भेज देता है। बस इतना लिखना। हमने आपको क्या बताया भैया, ये दिष्ट धारा स्रोत होता है, इसमें दिष्ट धारा है और इसमें बहुत सी चीजें लगी होती है, आपको लिखवा दी है। और जैसे ही इस धारा को इसमें भेजते हैं तो क्या होता है, इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगा होता है, और वो क्या करता है, दिष्ट धारा को किसमें चेंज कर देता है भैया, वो दिष्ट धारा को चेंज कर देता है एसी धारा में, यानी डीसी को एसी में चेंज कर देता है। जब वो डीसी को एसी में चेंज करता है, परंतु हमने बताया कोई भी जो एसी में चेंज करता है उसमें दिक्कत ये होती है भैया, उसके जो आवृत्ति जो होती है भैया, वो आयाम धीरे धीरे जो कम होते रहते हैं। तो इन आयामों को बनाए रखने के लिए, इन आयामों को विधिवत रूप से बनाए रखने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, फिर हम धारा लेते हैं यहाँ से। जब यहाँ से धारा फिर ली जाती है और उसके द्वारा फिर से भेजा, जिससे क्या होते हैं, इसके आयाम बढ़ जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब डालिएगा कार्य विधि हेडिंग। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में चित्र भी बनाना पड़ेगा। दिल के नगीने देख लो
चलो भाई समझते हैं, डालिएगा आप लोग। अच्छा इसमें पहले संरचना डाल दीजिए, संरचना तो लिख भी चुके हैं, अब कार्यविधि में ही लिखना है आपको। कार्यविधि में एक चित्र बनाएंगे, बहुत सुंदर सा चित्र है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिएगा इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में भैया ये हमारा सी यानी कैपेसिटर, ये हमारा इमिटर, और ये हमारा हो गया बेस। कैपेसिटर, इमिटर और बेस, कैपेसिटर, इमिटर और बेस। और हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं भैया उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में। इसका प्रयोग हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में करते हैं, क्योंकि इमिटर को हम क्या कर रहे हैं भैया, उभयनिष्ठ मान रहे हैं। इमिटर को इधर जोड़ रहे हैं, उधर भी जोड़ रहे हैं, इधर भी जोड़ रहे हैं। इमिटर का प्रयोग हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में करते हैं। अच्छा, और इसमें क्या करते हैं, एक कुंडली बेस से भी एक कुंडली जोड़ देते हैं। ये देखिएगा, एक कुंडली हम आपको जोड़ करके दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे। इस प्रकार यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक हम संधारित्र भी लगा देते हैं, ये संधारित्र लगा देते हैं, ठीक है। ये कुंडली मान लिया हमारी L1 है या L2 मान लेते हैं, जो भी मानना चाहे वो मान सकते हैं इसे। और इधर भी एक हम कुंडली लगा देते हैं भैया, एक कुंडली हम इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इसे हम क्या भाई, ये तो हमारा संधारित्र से युक्त उभयनिष्ठ उत्सर्जक होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में जोड़ रहे हैं। तो ये वाला भी सिरा हम क्या करते हैं, उत्सर्जक से ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं भैया, चलो ये बैटरी लग गई। और इसे भी हम क्या करते हैं भैया, इमिटर से ही जोड़ते हैं। ये आपका इमिटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, ये आपकी जो है कुंजी लगा देते हैं, कुंजी। कुंजी को हम ऐसे बना देते हैं, ये आपकी कुंजी है, ठीक है। ये कुंजी K1, बस इतना बड़ा चित्र आपको बनाना है। और इसमें जो भी क्रियाकलाप होता है वो सब हम आपको बताएंगे। थोड़ा देखिएगा, ये ट्रांजिस्टर आपका PNP है, PNP, बस इतना है। अच्छा, ये दोनों जो कुंडलियां हैं वो आपकी युग्मन में रखी हैं, युग्मन में। इस प्रकार सिस्टम होता है, युग्मन में रखी। यहाँ तक पूरा सिस्टम है। देखिए कैसे कैसे किस प्रकार जो है धारा का जो है धारा चेंज होती है, जो है बदलती है, ये आपको समझना है। देखिए भैया, जब आपका PNP ट्रांजिस्टर है, हम जैसे ही कुंजी इधर देखिए भैया, जब ये कुंजी K1 को ऑन करते हैं, जैसे हमने कुंजी K1 को ऑन किया तो धारा क्या होती है, धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। धारा क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर भैया जाती है। अब भैया जैसे हमने इसे प्रवाहित किया तो यहाँ से धारा जो भाई इधर से आने पॉजिटिव है, ये निगेटिव इधर से जाना स्टार्ट करेगी, इसमें भी इधर से जाना स्टार्ट करेगी। अब देखिएगा जैसे हम यहाँ से भेजते हैं, जैसे हम यहाँ से धारा को भेजते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव है, और ये भैया इसमें जाती है इस प्रकार। और जो संग्राहक धारा का मान भैया क्या होता है, बढ़ता है। जब संग्रह भाई यहाँ से हमने कुंजी को ऑन किया और ये यहाँ से गई धारा और ऐसे ऐसे पहुंच गई, इस प्रकार जाती है। और यहाँ पर हमने इस भाई ये तो जो है कुंजी में, प्रेरण कुंडली में क्या होता है भाई, जैसे धारा का प्रवाह होता है जो है चुंबकीय फ्लक्स में होता है परिवर्तन। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिएगा, हाँ ये कहते हैं ना। अब यहाँ से जो भेजते हैं तो ये चुंबकीय फ्लक्स में होता है इसके परिवर्तन। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण एक प्रकार का विद्युत वाहक बल लगने लगता है।
और भैया जब ये वैद्युत वाहक बल यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित हो जाता है, और जैसे सिरों के बीच विभवांतर हो जाता है तो भैया जैसे यहाँ पर ज्यादा हुई यहाँ पर कम हुई तो धारा ऐसे प्रवाहित होने लगी, भाई धारा प्रवाहित होने लगी उधर की ओर। और इस स्थिति में क्या होता है भैया, धारा उधर की ओर जाएगी, भाई यहाँ से हमने धारा दी और ऐसे ऐसे जा रही है। अब इस स्थिति में होता क्या है, जैसे इसमें धारा का प्रवाह होता है तो प्रेरण के कारण इस जो कुंडली है इसमें भी धारा का प्रवाह होने लगता है। मतलब जैसे इसमें धारा का प्रवाह हुआ, क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, दो किस पास पास में रखी दो कुंडलियों में एक कुंडली में जो हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो स्वतः ही दूसरी कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रेरण। और भैया जैसे ही हम यहाँ से धारा को भेजते हैं, इधर से जाती धारा, जैसे इसमें धारा का मान बढ़ता है, और धारा इसमें उत्पन्न क्यों होती है, हमने बताया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सिरों के बीच विभवांतर आता है, भाई परिवर्तन हो रहा है, और धीरे धीरे जब सिरों के बीच विभवांतर हो गया, सिरों के बीच क्या हुआ, विभवांतर हो गया, इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जा रहे हैं वो ये धारा का प्रवाह करने लगते हैं। जब धारा का प्रवाह होने लगा और जैसे जैसे धारा का प्रवाह हुआ उसी स्थिति में इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये दोनों युग्मन में रखी हैं, तो जैसे इसमें धारा का प्रवाह हुआ उसी प्रकार इसमें भी धारा का प्रवाह होने लगता है। क्योंकि अब धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते रहें, इसमें हम धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, और जो धारा इसमें आ रही है भाई, इसमें प्रेरण के कारण, जो प्रेरण के कारण धारा आ रही है वो आपकी दिष्ट धारा ना होकर के ऐसी धारा है, वो भी आपकी निवेशी धारा है, जो निर्गत धारा जो सॉरी बता रहे निर्गत, ये जो आपकी धारा है, जो ये वाली धारा आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारी धारा है एसी करंट है, ये हमारा है एसी करंट है, ये हमारा कैसा करंट है, एसी करंट है। अब देखिए जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके द्वारा जो है चुंबकीय प्रेरण होता है, चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो धारा प्राप्त, और ये चुंबकीय किसके कारण प्राप्त हुई भैया, ये जो धारा प्राप्त होती है हमारी, ये जो धारा प्राप्त होती है किसके कारण कह सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण के कारण। अब यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का संधारित्र लगा होता है, ये परिवर्ती संधारित्र हमने लिखवाया है आपको, परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी संधारित्र लिख देते हैं। अब इसमें से धारा आ रही है, इस प्रकार जो है आयाम होने लगते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से धारा प्रवाहित की, जैसे कुंजी K1 को हमने ऑन किया, जब कुंजी K1 को ऑन किया तो धारा जो आपकी इस वाली कुंडली में, हम मान ले ये L1 है और ये हमारी L2 है, कुंडली L1 में धारा जैसे हमने जो है कुंजी K1 को ऑन किया तो कुंजी K1 के ऑन करने से ही L1 कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में हुआ परिवर्तन, और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उस स्थिति में हुआ क्या भैया, उस स्थिति में क्रिया ये हुई, इसके चुंबकीय फ्लक्स में होने लगा परिवर्तन। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उस स्थिति में क्या होता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे विभवांतर उत्पन्न हुआ तो धारा का प्रवाह होने लगा, उस कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगा। और हमने क्या किया था, इस कुंडली को भी पास में, ये कुंडली दोनों है, इन दोनों कुंडलियों को भी हमने क्या रखा था, पास पास में रखा था। अब देखिएगा जैसे पास पास में रखा तो इसमें विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें भी धारा का प्रवाह होने लगा, और इस प्रकार धारा भाई चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें कोई भी दिशा है ही नहीं। ये आपकी कौन सी धारा थी, ये भी हमारी धारा थी डीएसी। अब ये एसी धारा थी, इससे हम क्या कर देते हैं, इस संधारित्र में स्टोर कर लेते हैं। परंतु बात यह है, अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि ये चुंबकीय प्रेरण इसमें धारा का मान बहुत कम होता है, धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसके बाद ये देखो परिपथ जोड़ा, ये आपका संधारित्र है, आप चाहे इस संधारित्र को, आप चाहे संधारित्र को चाहे जहां जोड़ सकते हो, यहाँ पर जोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें धारा स्टोर करनी। अब भैया जैसे इसमें जो है धारा का चुंबकीय प्रेरण के कारण जो धारा आ रही है उसका जो मान बहुत कम होता है, तो इसके लिए यहाँ से फिर धारा देते हैं, यहाँ से फिर धारा देते हैं, इसको धारा देने लगते हैं भैया। अब ये भाई ये भी एसी करंट है, ये भी, इसमें भी एसी करंट है, तो इसके कारण जब एसी को एसी मिल जाता है तो इसके आयाम क्या होते हैं भैया, इस प्रकार बढ़ने लगते हैं। जब आयाम इसके बढ़ने लगते हैं तो हमें इच्छित पर जितने आयामों की हम धारा चाह रहे हैं उतने आयामों की धारा हमें मिल जाती है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों को लिखना है कार विद हेरिंग, कार विद हेरिंग, जब कुंजी K को, जब कुंजी
K1 को ऑन करते हैं, जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो IC का मान धीरे धीरे बढ़ता है। लिखिएगा, जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो IC का मान धीरे धीरे बढ़ता है। IC का मान धीरे धीरे बढ़ता है। कुंडली कुंडली L1 के कुंडली L के साथ कुंडली L1 कुंडली L2 के साथ प्रेरकीय युग्मित है। चुंबकी L1 कुंडली L1 कुंडली L2 के साथ प्रेरकीय युग्मित है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है। या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके कारण जैसे परिवर्तन हो उसी तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।